नमस्ते। आज हम NSEL स्कैम के बारे में पढ़ेंगे। NSEL स्कैम अपने वक्त का एक बहुत बड़ा स्कैम था। NSEL स्कैम 2000 में था, जिसमें 5,600 करोड़ से ज़्यादा के पैसे का घोटाला हुआ था। हमने वैसे तो काफ़ी बड़े स्कैम सुने हैं, इतने बड़े देश में रह के, हिंदुस्तान जैसे देश में रह के हमने इतने बड़े स्कैम्स के बारे में सुने, जैसे सहारा स्कैम। पर NSEL स्कैम जो है वो ज़्यादातर लोग नहीं जानते। तो आज चलिए हम आपकी जानकारी बढ़ाते हैं। हमें NSEL की स्कैम के बारे में पढ़ने से पहले हमें एक छोटी सी चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। वो है कि कमोडिटी मार्केट या वस्तु व्यापार होता क्या है। जैसे आपकी शेयर मार्केट होती है जहाँ पे शेयर्स ट्रेड करे जाते हैं, वैसे ही आपके वस्तु बाज़ार में आपकी वस्तुएं ट्रेड करी जाती हैं, जो कि जैसे आपकी मेटल हो गया, एग्रीकल्चर हो गया और एनर्जी हो गया। NSEL का स्कैम जो है वो आपका ज़्यादातर एग्रीकल्चर वस्तुओं पे या कृषि वस्तुओं पे है। अब शेयर मार्केट में या कमोडिटी मार्केट में दो तरीके की ट्रांजैक्शंस होती हैं, स्पॉट ट्रांजैक्शन, फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन। स्पॉट ट्रांजैक्शन हुआ कि मैंने अभी के अभी आपसे सामान लिया और अभी के अभी आपको पैसे दे दिए। फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन होता है, मैंने आपको बोला कि मैं आपको आज के रेट, अब मैं आपसे सामान 10 दिन बाद लूँगा पर आपको पैसा आज के रेट पे दूंगा। ये होता है हमारा फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन। मैं आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि NSEL में आपकी वस्तुओं की ट्रेडिंग कैसे होती थी। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि एक किसान है, उसने खेती करी, उसने अपने गेहूँ उगाए। उसके पास दो तरीके हैं कि वो उनसे पैसे कैसे कमा सकता है। पहला तरीका है कि वो जाके वो वस्तुएं अपनी मंडी में बेचे। दूसरा तरीका है कि वो जो वस्तुएं जो उसने उगाई हैं वो जाके वो NSEL के गोदाम में रख दे। उस गोदाम में रखने के रेंट होते हैं, वो उस रेंट को देगा और NSEL उसे वो रसीद देगा कि उसका जो वस्तुएं हैं वो हमारे गोदाम में है। अब वो इस रसीद को लेके बैंक से लोन ले सकता है या फिर वो इनकी ट्रेडिंग कर सकता है। इनकी ट्रेडिंग अब होती कैसी है। अब हमने ये तो समझ लिया कि NSEL में आपकी वस्तुओं का व्यापार होता कैसे था, पर यह समझना भी ज़रूरी है कि NSEL को बनाया क्यों गया था। NSEL को बनाया इसलिए गया था कि वो जो आपकी वस्तुओं का व्यापार हो सके, जहाँ पे लोग जो है एक बायर और सेलर मिल के एक साथ खरीदारी कर सके। NSEL जो है, एक और चीज़ जानने की ज़रूरत है कि जो NSEL के वहाँ पे व्यापार होता था वो आपका ऑनलाइन होता था। हमारी बाकी जो ट्रेडिंग एजेंसीज़ हैं उनको हमारे रेगुलेट करती है हमारी भारत सरकार, पर जो NSEL जो कि हमारी कमोडिटी मार्केट है या वस्तु व्यापार है, उसको रेगुलेट करते थे FTIL, जिसका भारत सरकार से कोई लेना देना नहीं था, जो कि एक अलग ही एक कंपनी थी। हम आगे जाके देखेंगे कि इस वजह से इस चीज़ का फ़ायदा FTIL ने काफ़ी उठाया था और काफ़ी मुनाफा बनाया था। अब हमने पढ़ा कि दो तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक स्पॉट और एक फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन। अब NSEL को भारत सरकार ने उन्हें ये बोला था कि वो T+2 डेज़ का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और वो T+11 डेज़ का भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पर हमें आगे जाके पता चलेगा कि जो NSEL है उसने T+25 और T+30 दिन के भी ट्रांजैक्शन करे हुए थे, जो कि भारत सरकार ने अलाउ नहीं करे हुए थे। अब NSEL में व्यापार होता कैसे था। एक उदाहरण लेते हैं कि एक किसान है, उस किसान के पास एक अपनी NSEL की गोदाम की रसीद रखी हुई है। वो एक बंदे से मिला NSEL व्यापार करने के लिए। उसने स्पॉट ट्रांजैक्शन करी और उससे क्या हुआ कि जिस बंदे को वो बेचना चाहता था, वो उस ट्रांजैक्शन के 2 दिन तक वो बंदा इस किसान को पैसे देगा और ये किसान उसे या तो अपने गेहूँ देगा या फिर अपनी रसीद देगा, या फिर जो T+11 दिनों का ट्रांजैक्शन था उसमें जो किसान को और जो बंदा ट्रेडिंग कर रहा है उसे 11 दिन की मोहलत मिल जाती थी।
अब ये सोचने की बात है कि इतने लंबे पीरियड का क्यों वो करते थे ट्रांजैक्शन। बात ये है कि या तो जो बंदा उस रसीद को ख़रीद रहा है उसके पास पैसे नहीं होंगे, या फिर उसके क्लाइंट्स के पास पैसे नहीं होंगे, या फिर उसका पैसा आना होगा। इस वजह से क्या हुआ कि क्योंकि ये समय इतना बढ़ता गया ट्रांजैक्शन से पैसे मिलने और रसीद देने तक का समय इतना बढ़ता गया, तो शॉर्ट सेलिंग होने लगी। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है? शॉर्ट सेलिंग होती है कि मेरे पास ना ही रसीद है, ना ही मेरे पास कोई वस्तु पड़ी हुई है, पर फिर भी मैं उसकी ट्रेडिंग कर रही हूँ, फिर भी मैं उसका व्यापार कर रही हूँ और फिर भी मैं उसे आगे बेचे जा रही हूँ। इसका मतलब ये है कि जो मेरे से ख़रीद रहा है सामान, उसके पास ना ही रसीद है, उसने मुझे पैसे तो दे दिए पर उसके पास ना ही रसीद है ना वस्तु है, उसके पास कुछ भी नहीं मिल रहा। ये होती है शॉर्ट सेलिंग, जो कि NSEL के घोटाले में हो रही थी। अब हम लोगों को पता है कि 2007 से 2008 में हमें आपूर्ति संकट आन पड़ा था, जिससे कि जो रिटर्न है वो बहुत कम हो गए थे हमारे स्टॉक मार्केट में, जो मुनाफा बहुत कम हो गया था। तो ब्रोकर्स ने, जो लोग पैसे पहले स्टॉक मार्केट में लगाते थे, ब्रोकर्स गए उनके पास, उन्होंने बोला कि हम आपको 18 से 20% तक का मुनाफा देंगे, आप कमोडिटी मार्केट में आके ट्रेड करना शुरू करिए। उन्होंने शुरू करा। जैसे शुरू करा तो उनका मुनाफा बढ़ने लग गया, उनका मुनाफा बढ़ने लग गया। अब आप ये बात समझने की कोशिश करिए कि जब वो लोग व्यापार करते थे तो उन्हें 11 दिनों तक की मोहलत मिलती थी और उन्हें रसीद मिलती थी। उन्हें रसीद मिली, उन्होंने आगे बेच दिए। वो लोग क्या करते थे कि वो लोग उन रसीदों को अपने पास लेके रख लेते थे कि हम इन्हें आगे के दिनों में बेचेंगे जब मुनाफा और बढ़ जाएगा। अब एक किसान गेहूँ उगाता है इसलिए है कि वो आगे जाके बिकेगा और किसी के पेट में जाएगा। इसकी वजह से क्या हो रहा था कि इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो FMC, जो फॉरवर्ड्स मार्केट कमीशन है, उसने एक बैठक बिठाई NSEL के ऊपर, ये देखने के लिए कि वहाँ पे हो क्या रहा है और इन्फ्लेशन इतनी बढ़ क्यों रही है। ये बैठक बिठाने के बाद FMC को पता लगा कि जो NSEL है वो नकली रसीदें छाप रहा था, वो शॉर्ट सेलिंग कर रहा था, वो नकली रसीदें छाप रहा था और वो व्यापार कर रहा था। FMC ये जानने की कोशिश कर रहा था कि नकली रसीदों के बल पे और बिना रसीदों के व्यापार हो कैसे रहा था। अब आपको एक बड़े किरदार के बारे में बताना चाहूँगी, जिग्नेश शाह। जिग्नेश शाह का नाता FTIL, जो कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ इंडिया लिमिटेड से भी था, और NSEL से भी। अब हमने देखा कि जिग्नेश शाह का नाता FTIL से भी था और NSEL से भी उनका नाता था। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि NSEL की ट्रेडिंग जो है वो ऑनलाइन होती थी। उस ऑनलाइन जहाँ पे ये ट्रेडिंग होती थी NSEL की, उसे ओडिन कहते थे, और वो ओडिन था किसका? FTIL का। इसका मतलब ये है कि जो भी ट्रांजैक्शन या व्यापार ओडिन पे होता है उसका मुनाफा NSEL को भी मिलता है और FTIL को भी मिलता है। और जिग्नेश शाह का नाता दोनों कंपनी से था। तो जिग्नेश शाह ने क्या करा, उन्होंने NSEL को बोला कि तुम लोग नकली रसीदें निकालनी शुरू करो, क्योंकि उनका मुनाफा बढ़ जाएगा नकली रसीदों से, और क्योंकि व्यापार बढ़ेगा तो उनका मुनाफा भी बढ़ेगा। इसको चलते तहत आप ये देखेंगे कि 2009 में NSEL का मुनाफा था 2000 करोड़, जो कि बढ़ के 3 लाख करोड़ हो गया था। FMC को शंका तो थी ही कि इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी पकड़ लिया कि वो नकली रसीदें छाप रहे हैं, उन्होंने ये भी देख लिया कि वो शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं। तो FMC ने बोला कि जो भी आपने अपने इतने बड़े टेन्योर में, जो कि आपने T+25, T+30 का जो भी अपने टेन्योर रखा है, उसको T+10 डेज़ में आप ख़त्म करके सारा बेचिए। अब आपको हैरानी ये होगी कि उनके पास देने के लिए उस टाइम पे पैसा नहीं था। 700 करोड़ आपके बड़े बड़े ब्रोकर्स ने लगाए हुए थे
और 5,000 करोड़ रुपए आपके इत्यादि लोगों ने लगाए हुए थे। कुल मिला के 15,000 लोगों का पैसा लगा हुआ था इस NSEL की ट्रेडिंग में। अब FMC ने जब NSEL के अंदर जांच करी तो उन्हें पता लगा कि उनके पास पैसा नहीं है, तो उन्होंने बोला कि आप पैसा किसी भी तरह देना शुरू करिए। तो NSEL ने क्या करा, उसने अपने गोदामों की नीलामी करनी शुरू कर दी। वो हर हफ्ते नीलामी करते थे, पर फिर भी नीलामी के बाद भी उनके पास आता था 100 करोड़ रुपए बस। और उनको देना कितना था? 5,600 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा। अब आप ये चीज़ देखिए, इस घोटाले में 2 लोग हैं, जिनके पास असली रसीद है और जिनके पास नकली रसीद है। असली रसीद वालों को तो किसी भी तरह पैसा मिल जाएगा, पर जो नकली रसीद वाले हैं उनका क्या? वो कितनी ही लंबी लाइनों में खड़े हो जाए, उनको पैसा तो मिलना नहीं। स्कैम एक छोटी सी कहानी अगर मैं बताना चाहूँगी, ये था कि लोगों के पास कि NSEL ने नकली रसीदें छाप के लोगों को बेचा, लोगों ने खरीदा, लोगों ने चेक भी नहीं करा कि उनके पास असली रसीद है, नकली रसीद है, किस तरह की रसीद है। उन्होंने उसमें पैसा वो लगाते गए। अब इस स्कैम के बाद हुआ क्या? भारत सरकार ने क्या कदम उठाए? इस स्कैम के बाद भारत सरकार ने ये कदम उठाया कि जो NSEL की CEO थी अंजनी शाह, उनको गिरफ्तार करा। NSEL के जो प्रमोटर थे और FTIL से जिसका नाता था जिग्नेश शाह, उनको भी गिरफ्तार करा। जो ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही थी NSEL पे, उस पर को प्रबंधित ला दिया। जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो थे, पहले जो हमारे मुख्यमंत्री थे श्री मनमोहन सिंह, उन्होंने अरविंद मयाराम पैनल बनाया, जिसका काम था ये सुधार बताने का कि वो कैसे इन चीज़ों को रोक सकते हैं और कैसे ध्यान रख सकते हैं कि आगे ऐसी चीज़ें ना हो। जो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसने NSEL के ऑफिस में और वहाँ के सारे जो भी वर्कर्स थे उनके ऑफिस में रेड करी। FMC जो कि फॉरवर्ड्स मार्केट कमीशन था, जो कि पहले कंज्यूमर्स अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर आता था, उसको भारत सरकार ने शिफ्ट करके फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर लाए गए। और उन्होंने ये कहा कि NSEL को इन्वेस्टर्स को बोला कि आप अपने शेयर बेचें और NSEL को गवर्नमेंट के अंदर आने दें। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि NSEL की सारा व्यापार जो है वो ऑनलाइन होता था ओडिन के थ्रू, उन्होंने वो ओडिन भी बंद कराया। ये तो चलो 5,600 करोड़ का स्कैम था जो हमारी नज़रों में आ गया, पर ऐसे कितने स्कैम होंगे बाहर जो हमारी नज़रों में ही नहीं आते और कितने लोग फंस जाते हैं। जाते जाते मैं ये आशा करती हूँ कि आप सबको NSEL स्कैम 2008 कैसे हुआ था ये समझ आ गया होगा। जाने से पहले मैं एक शख्स को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, मेरे प्रोफेसर श्री नरेंद्र निगम जी, जिन्होंने मुझे एक जगह दी जहाँ पे मैं अपनी प्रतिभा